कल्पना कीजिए, रात का समय है, एक विशाल नदी, काली, शांत, लेकिन अंदर से उबलती हुई, अपनी पूरी ताकत के साथ बह रही है। आप उस जगह खड़े हैं जहाँ जमीन और पानी की खींचातानी सदियों से चल रही है। ऊपर से देखने वाली यह शांति असल में एक चेतावनी है, क्योंकि ये नदी सिर्फ बह नहीं रही, ये डिसाइड कर रही है कि उसके रास्ते में क्या रहेगा और क्या मिट जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम जिस पहली दुनिया की तरफ पढ़ रहे हैं, वहाँ इंसान और प्रकृति के बीच की टक्कर उतनी सीधी ही नहीं है जितनी दिखती है। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल भी है। इंसान को लगता है कि वह नदी को, मिट्टी को, धरती को अपनी मर्जी से चलाएगा, और नदी सोचती है ठीक है, देखते हैं कितने दिन। लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की गहरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले लेक्चर्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे ऐसी और एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाने के लिए हिम्मत देता है। और अगर ये वीडियो आपको अंत तक कुछ नया सोचने पर मजबूर करे तो एक लाइक ज़रूर छोड़िएगा। तो चलिए इस सफ़र की पहली कहानी शुरू करते हैं, मिसिसिपी और आचाफलिया की जद्दोजहद, जहाँ एक नदी अपना रास्ता बदलना चाहती है और एक शहर इसे रोकने में अपनी पूरी सभ्यता दांव पर लगा देता है। दुनिया में कुछ नदियाँ सिर्फ पानी की धारा नहीं होती, वे एक जीवित इकाई की तरह व्यवहार करती हैं। मिसिसिपी उन्हीं में से एक है। ये नदी अमेरिका के दिल में धड़कती एक विशाल धमनी की तरह है। लाखों लोगों की जिंदगी, घर, खेती, व्यापार सब इसकी सांसों पर टिका है। लेकिन बात यह है कि मिसिसिपी वैसी नदी नहीं जिसे एक चैनल में कैद किया जा सके। उसकी प्रकृति है रास्ता बदलना, नया कोर्स बनाना, पुराना छोड़ देना। सदियों से यह नदी समय समय पर अपना बहाव बदलती आई है और हर बार उसके आसपास की दुनिया को नए सिरे से बनाती रही है। पर इस बार हालात कुछ अलग हैं, क्योंकि जहां नदी अपना रास्ता बदलना चाहती है, वहां लाखों इंसानों ने अपनी जिंदगी बसाई है। और जहां से नदी बहती है, वहां एक पूरे देश की इकोनॉमी दौड़ती है। यानी इस जगह पर नदी का एक कदम लाखों कदम उखाड़ सकता है। मिसिसिपी के दक्षिण में एक दूसरी नदी है, अचाफलाया। इसका नाम जितना मुश्किल लगता है, उतनी ही सीधी इसकी कहानी है। अगर मिसिसिपी को आज़ादी दे दी जाए, अगर वो खुद अपना रास्ता चुने, तो यह बाहरी अनियंत्रित नदी अचाफलाया के चैनल में कूद पड़ेगी। क्योंकि अचाफलाया ज़्यादा छोटा रास्ता, ज़्यादा गहरा मार्ग और कम प्रतिरोध देता है। सभी नदियाँ आसान रास्ता चुनती हैं और मिसिसिपी भी वही करना चाहती है। अगर मिसिसिपी अचाफलाया को अपना नया रास्ता बना ले, तो न्यू ऑरलेंस, बैटन rouge और पूरा निचला डेल्टा सूख जाएगा। पूरे समुद्री बंदरगाहों की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। जहां आज एक विशाल शहर की धड़कन चल रही है, वहां सिर्फ गाद, कीचड़ और सूखे चैनल रह जाएंगे। और ये बदलाव अचानक नहीं होगा। यह नदी धीरे धीरे मुड़ेगी और एक पल में नहीं, लेकिन एक दशक के भीतर पूरा कोर्स बदल देगी। इंसानों के लिए ये आपदा है, नदी के लिए ये सिर्फ अपना रास्ता ढूंढना है। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। इंसानों ने फैसला किया कि यह नदी जो चाहे वो नहीं कर सकती, तो उन्होंने बनाना शुरू किए कंक्रीट के विशाल ढांचे, चैनल कंट्रोल्स, लॉक्स, स्पिलवेज और एक इंजीनियर्ड जाल, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक था, मिसिसिपी को उसके पुराने रास्ते पर मजबूर रखना। यह लड़ाई नदी के खिलाफ एक युद्ध जैसी थी, लेकिन फ़र्क यह है कि नदी कभी थकती नहीं। ये हर मौसम में, हर बारिश में, हर वर्षा में अपनी ताकत इकट्ठी करती है और मौका मिलते ही बैरियर को धक्का देती है। यहाँ पर बात पानी के बहाव की नहीं है, यह बात है प्रकृति की निरंतरता की। नदी हर साल रिमाइंडर देती है, तुम दीवारें खड़ी कर सकते हो, पर मैं दीवारों के साथ
पेशेंस भी तोड़ सकती हूँ। सालों में कई बार मिसिसिपी ने ऐसे फ्लड्स पैदा किए जिन्हें देखकर इंसानों को समझ आया कि यह नदी नरम नहीं है। जब बारिश दूर पहाड़ों में गिरती है तो मिसिसिपी का पेट भरता है, और जब इस नदी का पेट भरता है तो इसके किनारे कांपने लगते हैं। फिर शुरू होती है वह टेंशन, क्या इस बार दीवारें टिकेंगी? क्या गेट सरवाइव करेंगे? क्या स्पिलवे नदियां को रोक पाएंगे? हर फ्लड एक एग्ज़ाम होता है और नदी एग्जामिनर। हजारों इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, वर्कर्स इस कोशिश में लगे रहते हैं कि नदी ना मुड़े, न भागे। लेकिन यहाँ एक सटल बात समझने लायक है। नदी को रोका नहीं जा रहा, उसे मनाया जा रहा है, उसे गाइड किया जा रहा है। इंसान उसकी नेचर बदल नहीं सकता, बस थोड़ा सा इन्फ्लुएंस डाल सकता है। नदी सिर्फ पानी नहीं है, उसके डिसीजंस फिजिक्स, ग्रेविटी और सेडिमेंट्स से बनते हैं। जहाँ मिट्टी ज़्यादा है नदी ऊंची हो जाती है, जहाँ डेप्थ ज़्यादा है रिवर तेजी से बहना चाहती है, जहाँ दो रास्ते मिलते हैं रिवर कम प्रतिरोध वाला रास्ता चुनती है। अचाफ्लैय रिवर का चैनल मिसिसिपी के लिए एक टेम्पटिंग शॉर्टकट है, और मिसिसिपी पिछले 100 साल से धीरे धीरे अपना भार उस दिशा में डाल रही है। इंसान सिर्फ इतना कर सकता है कि उस टेम्पटेशन को डिफ़िकल्ट बनाए, उस रास्ते को ब्लॉक करे, प्रेशर को डाइवर्ट करे, उसके सामने ऊंची कंक्रीट की एथिक्स खड़ी करे। पर रिवर के दिमाग में हमेशा अचाफ्लैय रहता है, एक छुपी हुई ख्वाहिश की तरह। 1973 में बारिश कुछ इस तरह हुई कि मिसिसिपी की नज़र में यह एक परफेक्ट मौका था। पानी इतना बढ़ गया कि स्पिलवेज अपने लिमिट के पास पहुंच गए, स्ट्रक्चर्स कांपने लगे, इंजीनियर्स की रातों की नींद उड़ गई। कई जगहों पर पानी कंक्रीट को काटते हुए नीचे निकलने लगा, जैसे नदी ने अंडरग्राउंड टनल्स बनाना शुरू कर दिया हो। अगर वो टनल्स बड़े हो जाते, अगर पानी बिलो सरफेस इरोजन बढ़ जाता, तो एक पूरे बैरियर कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा हिस्सा कोलैप्स हो सकता था। और अगर वो कोलैप्स होता, मिसिसिपी उसी पल अचाफ्लैय की तरफ कूद पड़ती। सोचिए, यह कोई फिल्मी एग्जैजरेशन नहीं, यह वास्तविक पॉसिबिलिटी थी। पूरी सिविलाइजेशन इस बात पर डिपेंड कर रही थी कि कुछ दीवारें, कुछ कंक्रीट ब्लॉक्स, कुछ कैलकुलेशंस और कुछ ह्यूमन डिसीजंस एक बेकाबू रिवर को कन्विंस कर पाएंगे। उस समय दुनिया ने फर्स्ट हैंड देखा कि प्रकृति और मानव के बीच यह जंग कितनी डेलिकेटली बैलेंस्ड है। यहाँ एक बहुत गहरी फिलॉसफिकल बात निकलती है। इंसान यह समझता है कि उसने नदी को जीत लिया, लेकिन सच यह है कि इंसान ने सिर्फ समय खरीदा है। नदी को आज रोका है, कल रोका जाएगा, परसों फिर रोका जाना पड़ेगा। इस जनरेशन को इसी लड़ाई को दोहराना है, क्योंकि नदी का स्वभाव नहीं बदलता, इंसान की ज़रूरतें बदलती हैं, लेकिन प्रकृति का पेशेंस बहुत लंबा है। नदी वेट करती है, डिकेड्स और सेंचुरीज के स्केल पर सोचती है, और इंसान साल, बजट और इलेक्शन के स्केल पर। इस असमान मुकाबले में विक्ट्री परमानेंट नहीं हो सकती, यह सिर्फ एक मोहलत है। न्यू ऑरलिन्स जैसे शहर नदी के फ्लो पर डिपेंड करते हैं, पोर्ट्स, ट्रेड, शिप चैनल, रिफाइनरीज। अगर मिसिसिपी ने रास्ता बदल लिया तो पूरा शहर मेटाफोरिकली समुंदर से कट जाएगा और उसकी कमर्शियल लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इस शहर की हर इमारत, हर स्ट्रीट, हर आवाज़ अक्सर इस अनदेखी लड़ाई का हिस्सा है। मिसिसिपी के मूड को मैनेज करने की कोशिश। कभी कभी लगता है कि यह शहर दो रियलिटीज़ में जी रहा है। ऊपर की दुनिया संगीत, कल्चर, जिंदगी, नीचे की दुनिया पानी के बहाव, इरोजन, स्ट्रक्चर्स और इनविजिबल लड़ाई। इस पूरी कहानी के पीछे एक बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी छुपी है। इंसान मानता है कि वह नेचर से बड़ा है, वह सोचता है कि वह दुनिया को शेप दे सकता है, पानी को रोक सकता है, धरती को दबा सकता है। लेकिन नदी किसी आइडियोलॉजी को नहीं मानती, नदी सिर्फ कानून मानती है, फिजिक्स, ग्रेविटी और फ्लो का। एक तरह से नदी का धर्म है बहना, और इंसान का ईगो है उसे रोकना। यह ईगो और नेचर का संघर्ष है,
और इसमें जीत हार इंस्टेंट नहीं होती। ये एक लॉन्ग टर्म डिबेट है जिसमें हर मौसम एक नया तर्क फेंकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर मिसिसिपी ने अचानक अपना रास्ता बदल दिया तो इंसान क्या करेगा? शायद नई इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बनाएगा, शायद उसे फिर गाइड करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस सवाल का असल अर्थ और गहरा है, क्योंकि मिसिसिपी सिर्फ एक रिवर नहीं है, वह इस बात का सिंबल है कि प्रकृति को कितनी भी कोशिश कर लो, स्थायी रूप से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हम टेम्परेरी वॉल्स बनाते हैं, नदी परमानेंट डिसीजंस लेती है। हम कंक्रीट डालते हैं, नदी सेडिमेंट लाती है। हम मैप्स बनाते हैं, नदी उन मैप्स को बदले बिना नहीं रहती। इस पूरी पहली कथा का सार यही है, नदी अभी भी वही सोचकर बहती है कि अचाफलाया उसका फ्यूचर है। इंसान अभी भी वही सोचकर जी रहा है कि मिसिसिपी उसे रास्ते से बहेगी जो उसे बता कर दिया गया है। दोनों की थिंकिंग अपोजिट है, दोनों की इच्छा स्ट्रांग है और दोनों के आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यूइंग है। यह लड़ाई एक दिन खत्म नहीं होगी, ये एक अजन्मा वर्डिक्ट है जो हर साल, हर फ्लड, हर बारिश में थोड़ा थोड़ा लिखा जाता है। अब हम दुनिया के एक और कोने में चलते हैं, एक ऐसी धरती पर जहाँ जमीन स्थिर नहीं रहती, जहाँ धरती के नीचे पिघला हुआ मैग्मा हर पल हलचल में है, जहाँ पहाड़ सोते नहीं सिर्फ इंतजार करते हैं। ये जगह है आइसलैंड, एक छोटा सा देश लेकिन अपने भीतर एक आग का महासागर लिए हुए। ठंड से ढका हुआ देश, पर दिल में दहकती हुई ज्वालामुखी की नसें। और यहाँ एक बार ऐसा हुआ कि धरती ने अचानक अपना क्रोध दिखाया। एक ज्वालामुखी फटा और एक छोटे से टाउन की ओर लाल आग का सैलाब चल पड़ा। उस समय इंसानों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उन्होंने ज्वालामुखी की आग को पानी से रोकने की कोशिश की। सोचिए, पिघलते हुए लावा के सामने पानी डालकर उसे ठंडा करने का विचार। ये पागलपन भी लगता है और बेहद साहसिक भी, लेकिन इसी असंभव को पॉसिबल बनाने की कोशिश इस कहानी का केंद्र है। आइसलैंड के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप है, हाइमी। शांत, सुंदर, विंडस्वेप्ट और समुंदर से घिरा हुआ। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी जिंदगी बिताते हैं। हार्बर इस टाउन की धड़कन है, यहीं से सारी इकॉनमी चलती है। पर एक रात धरती ने करवट बदली और चलना शुरू हुआ एक ऐसा क्रम जिसे रोकना इंसान के बस में नहीं दिखता था। जनवरी की एक ठंडी सुबह, 4 बजे, लोग सोए हुए थे। अचानक पूरा टाउन एक गूंज से जाग उठा। धरती के पेड़ से आने वाली गहरी गर्जना। कुछ ही मिनटों में पता चला, नया ज्वालामुखी फट गया है। यह इरप्शन इतना नज़दीक था कि टाउन से कुछ ही दूर धरती ऐसे फटी मानो समंदर की सतह चीर कर आग बाहर आ गई हो। आसमान में चमकती लाल रोशनी, राख का धुआं और पिघला हुआ पत्थर शहर के सामने एक जीवित अजगर की तरह बहने लगा। इस वॉल्केनिक इरप्शन की सबसे खास खूबी थी, यह बहुत तेज नहीं था। लावा एक मोटी भारी नदियों की तरह धीरे धीरे पर लगातार आगे बढ़ रहा था। कभी कभी लगता था कि इसी गति इतनी कम है कि लोग उससे पहले बच निकलेंगे, पर असली खतरा कहीं और था। लावा टाउन की ओर नहीं, हार्बर की ओर बढ़ रहा था। हाइमी की इकॉनमी हार्बर पर पूरी तरह डिपेंड करती है। अगर हार्बर बंद हो जाता, यदि लावा उस रास्ता भर देता, तो यह टाउन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। एक तरह से यह कहानी किसी इमारत के गिरने या किसी स्टॉर्म के आने की नहीं, यह धीरे धीरे बढ़ती हुई मौत थी। एक ऐसी मौत जो कदमों की आहट के साथ एडवांस कर रही थी। अब सवाल उठा, क्या किया जाए? इंसानों के पास 3 ही विकल्प थे, टाउन छोड़ देना, लावा को बहने देना, या एक असंभव एक्सपेरिमेंट करना, लावा को पानी से ठंडा करके रोकना। यह तीसरा विकल्प इतना अजीब था कि कई लोगों ने पहले इसकी मजाक उड़ाया, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, अगर लावा हार्बर तक पहुंच गया तो टाउन का अस्तित्व ही खत्म। तो फिर चुना गया वही रास्ता जो सबसे रिस्की,
पर सबसे मीनिंगफुल था लावा के सामने हजारों टन समुद्री पानी डालना। सोचिए, लावा की गर्मी लगभग 1000 सेल्सियस और उसके सामने ठंडा पानी फेंकना। ये कन्फ्रंटेशन धुएं, भाप और क्रैकिंग आवाज़ों का एक भयानक युद्ध बन गया। पानी छिड़कने की शुरुआत छोटे पंप से हुई, पर उसी दिन इंजीनियर्स को अंदाज़ा हो गया कि ये स्मॉल स्केल अप्रोच बेकार है। तो उन्होंने बड़े जहाज़ों को बुलाया, बड़े इंडस्ट्रियल पंप लगाए और पानी को इमेंस प्रेशर पर लावा की सतह पर फेंकना शुरू किया। यह काम आसान नहीं था। जैसे ही पानी लावा को छूता, जोरदार धमाकों जैसी आवाज़ें आती, लावा फटता, भाप के बादल उठते और तापमान इतना इंटेंस था कि मेटल पाइपिंग तक पिघलने लगी। लड़ाई अब सिर्फ लावा और पानी की नहीं थी, यह टाइम की लड़ाई थी। लावे का बहाव धीरे था लेकिन लगातार था, तो इंसान को लगातार पानी डालना पड़ रहा था, 24 घंटे नॉन स्टॉप। हर बार जब लगता कि लावा रुक गया, कुछ घंटे बाद वह फिर आगे बढ़ने लगता, जैसे उसने नए रास्ते खोज लिए हों। रातें सबसे खतरनाक थीं। अंधेरे में लावा की लाल चमक किसी जलती हुई नदी की तरह टाउन को घूरती रहती। लोगों के चेहरे पर एक अजीब समानता थी, डर और दृढ़ता दोनों, क्योंकि यह उनकी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई थी। कई दिनों की लगातार कोशिशों के बाद एक चमत्कारिक नतीजा दिखने लगा। जहां पानी सबसे ज्यादा डाला जा रहा था, लावे की बाहरी सतह ठंडी होकर काली पड़ने लगी। थोड़ी देर में वह पत्थर जैसी कठोर हो जाती। ये काला जला हुआ क्रस्ट, लावे की स्किन कहिए, धीरे धीरे उसके आगे बढ़ने को रोकने लगा। कल्पना कीजिए, पानी डालते रहो, लावा ऊपर क्रस्ट बनता रहे और अंत में यह क्रस्ट इतनी मोटी हो जाए कि अंदर बहता हुआ आग का सैलाब बाहर ना निकले। एक तरह से इंसान लावे के हाथ पांव बांध रहा था, वह उसे जकड़ रहा था और लावे की गति धीरे धीरे कम होने लगी। ये सीन कोई इंजीनियरिंग लैब नहीं, धरती और मनुष्य के बीच की एक महाकथा थी। अब लड़ाई हार्बर की ओर बढ़ी। हार्बर के बाहर लावा दीवार की तरफ जमा हो रहा था। अगर यह दीवार बंद हो जाती तो जहाज़ों के लिए अंदर बाहर का रास्ता खत्म। तो इंजीनियर्स ने डिसीजन लिया, यह दीवार जहाँ जहाँ बन रही है वहाँ पानी की मात्रा दुगनी तिगनी कर दी जाए। इस मैसिव ऑपरेशन में हजारों गैलन्स प्रति मिनट के हिसाब से पानी फेंका जा रहा था। यह दुनिया का सबसे बड़ा लावा कूलिंग एक्सपेरिमेंट था और यह रियल टाइम में हो रहा था, नेचर के सामने, उसके क्रोध के बीच। दिन बीतते गए, लावा कभी धीमा होता कभी तेज, लेकिन आखिरकार इंसानों की निरंतर कोशिश लाविक एडवांस को रोकने में सफल होने लगी। हार्बर बच गया, टाउन बच गया, लोगों ने राहत की सांस ली। अब इस घटना के पीछे छुपी गहरी बात समझिए। यहाँ प्रकृति के सामने इंसान ने अटैक नहीं किया, न इंसान ने ज्वालामुखी को नष्ट किया, न उसकी ताकत कम की। इंसान ने सिर्फ यह किया कि वह लावे के बिहेवियर को समझकर उसके साथ एक टैक्टिकल रिलेशनशिप बनाता गया। वह उसको पुश या कंट्रोल नहीं कर रहा था, वह सिर्फ रीडायरेक्ट कर रहा था, उसके फ्लो को गाइड कर रहा था, उसके कदमों को थोड़ा सा स्लो कर रहा था। यानी यह लड़ाई ब्रूट फोर्स की नहीं थी, यह लड़ाई पेशेंस और इंटेलिजेंस की थी। यह नेचर की ताकत बहुत विशाल थी, पर इंसान की स्ट्रेटजी प्रिसाइज थी, और इन दोनों की इंटरेक्शन ने वह संभव किया जो असंभव माना जाता था। गहराई से देखें तो लावा और पानी यह समान मानव सभ्यता का एक मेटाफर भी है। लावा अनकंट्रोल्ड रॉ पावर है, बिल्कुल नेचर की तरह, सिस्मिक शिफ्ट्स, फ्लड्स, स्टॉर्म, और पानी मानव प्रयास है, नाजुक पर लगातार, छोटा पर निर्णयात्मक। लावा विशाल था, पानी छोटा, पर पानी की लगातार मौजूदगी ने लावा को शेप देने की क्षमता पैदा कर दी। यह सिखाता है कि नेचर को पराजित नहीं किया जा सकता, पर उसकी दिशा को प्रभावित किया जा सकता है, और यह फर्क बहुत सटल लेकिन महत्वपूर्ण है। हाइमी का टाउन बच गया, हार्बर बच गया, लोगों की जिंदगियां वही बनी रहीं, और उन्होंने एक अनोखी कहानी को अपनी हिस्ट्री का हिस्सा बना लिया।
आज वहाँ ठंडे हुए लावा के पहाड़ खड़े हैं, काले, टेढ़े मेढ़े और इस कहानी के गवाह। वह बताती हैं कि कभी कभी प्रकृति इतना स्टेडी और प्रेडिक्टेबल अंदाज में हमला करती है कि इंसान के पास काउंटर अटैक का मौका होता है, पर यह रेयर एक्सेप्शन है और यह बात खुद में एक बड़ी सच्चाई छुपाई है। नेचर कभी पूरी तरह इंसान के बस में नहीं आती, कभी कभी बस मौके दे देती है। इस पूरे एपिसोड को एक वाक्य में समेटना हो तो यह वह कहानी है जहाँ इंसानों ने नदी या पहाड़ से नहीं बल्कि धरती के मॉल्टन दिल से मुकाबला किया और जीत नहीं लेकिन एक टेम्परेरी मिरेकल हासिल किया। यह हमें सिखाता है कि जहाँ नदी को रोका नहीं जा सका, बस डिले किया गया, वहीं यहाँ लावे की चाल को मोमेंटली बदल दी गई, पर दोनों में अंत समान है। नेचर की असली शक्ति परमानेंट है, इंसान की कोशिशें मोमेंटरी हैं। हम अब पहुंचते हैं उस तीसरे संघर्ष पर, एक ऐसा संघर्ष जो न तो लावा का है न किसी महान नदी का। ये लड़ाई है कीचड़ की नदियों की, मड स्लाइड्स की। ऐसी नदियाँ जो पानी से नहीं पहाड़ के टूटे हुए टुकड़ों से बहती हैं। ऐसी नदियाँ जो आवाज़ नहीं करती, बस अचानक गिर पड़ती हैं, और ऐसा नहीं कि ये कहीं वीरान वादियों में होती हैं। ये सीधे लॉस एंजलिस के अमीर इलाकों, महंगे घरों और पहाड़ी बस्तियों पर टूटती हैं। ये कहानी इंसान के सबसे पुराने भ्रम को उखाड़ देती है कि हम पहाड़ों को समझते हैं, हम ज़मीन को संभाल लेते हैं और प्रकृति अब हमारे नियंत्रण में है, लेकिन पहाड़ चुपचाप देखते रहते हैं और एक दिन पूरी चुप्पी के साथ नीचे फिसल पड़ते हैं। कैलिफोर्निया के पहाड़ देखने में खूबसूरत हैं, सूरज की रोशनी में सुनहरे, हवा में लहराते तिनकों जैसे। इन स्लोप्स पर घर बनाना, वहाँ रहना, वहाँ सनसेट देखना, ये सब एक कैलिफोर्निया ड्रीम का हिस्सा रहा है। लेकिन इस सपने के पीछे छुपा है एक बेहद जटिल भूगोल। ये पहाड़ यंग माउंटेन्स हैं, ये लगातार टूटते रहते हैं। मिट्टी लूजली पैक्ड होती है, रेन्स आते ही मिट्टी पानी से भर जाती है, बांध टूटता नहीं, पहाड़ टूट जाता है और गिरने की दिशा नीचे बने घरों की ओर। लोग अक्सर सोचते हैं कि पहाड़ स्थिर होते हैं। सच ये है कि ये दुनिया की सबसे अस्थिर चीज़ों में से एक है। कैलिफोर्निया के मड स्लाइड्स की सबसे बड़ी वजह क्या है? बारिश नहीं, ढलान नहीं, कंस्ट्रक्शन आंशिक रूप से। सही वजह है वाइल्ड फायर। जंगल में आग लगने से पहाड़ों की सतह से वो जड़ें जल जाती हैं जो मिट्टी को बांधे रखती थी। घास, झाड़ियाँ, छोटे पेड़, ये सब वो सिलाई मशीनें हैं जो पहाड़ की मिट्टी को एक दूसरे से जोड़ती रहती है। जब आग सब जला देती है तो पहाड़ एक विशाल टोकरी बन जाता है जिसमें मिट्टी है लेकिन कोई धागे नहीं। और फिर बारिश आती है। बारिश की हर बूंद उस मिट्टी में ऐसे धंसती है जैसे सूखे स्पंज में पानी। कुछ ही घंटों में मिट्टी भारी हो जाती है और फिर पूरा पहाड़ फिसल पड़ता है। ये वो क्षण है जहाँ विज्ञान भी एक हद तक ही अनुमान लगा सकता है, क्योंकि ऊपर से देखने में स्लो वैसा ही रहता है, लेकिन भीतर की संरचना पूरी तरह बदल चुकी होती है। लॉस एंजलिस के बाहरी इलाकों में रहने वाले लोग इन खतरों को समझते हैं, लेकिन समझने और मानने में फ़र्क होता है। शहर ने पहाड़ों को काबू में करने के लिए बहुत कुछ किया। डेब्रिज बेसिन जहाँ मिट्टी जमा हो सके, कंक्रीट चैनल जहाँ पानी को मोड़ा जा सके, रिटेनिंग वॉल्स जो ढलान को रोक सके, बड़े ट्रकों से मिट्टी हटाना, पहाड़ की ढलान पर पाइप बिछाकर पानी नीचे निकालना। लेकिन इन सब का असर तभी तक होता है जब पहाड़ सिर्फ थोड़ा सा हिलता है। जब पहाड़ पूरी तरह से चल पड़ता है तब ये सारी इंजीनियरिंग एक खिलौना बन जाती है, क्योंकि नेचर की ताकत सड़कें, गाड़ियाँ, दीवारें सब कुछ ऐसे बहा देती है जैसे पानी कागज़ की नाव बहा देता है। कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों में ऐसा रात को कई बार हुआ है कि बारिश हो रही थी, स्टेडी लेकिन शांत। नीचे घरों में लोग सो रहे थे, कुछ लोग फायरप्लेस के पास बैठे थे, कुछ बच्चे टीवी देख रहे थे, और ऊपर पहाड़ के भीतर
पानी मिट्टी के हर कण को अलग कर रहा था। रात के 2 बजे पहाड़ का एक हिस्सा नीचे खिसकने लगा। पहले हल्की आवाज़ें आई, जैसे कोई ट्रक दूर कहीं गड़गड़ाता हो। फिर आवाज़ बदली, जैसे पत्थर टूट रहे हों। और अचानक एक विशाल कीचड़ की नदी नीचे आ गिरी। एक ही झटके में घर टूट गए, कारें दब गईं, पेड़ उखड़ गए, खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। और ये सब कुछ 30 सेकंड से भी कम में। यह डरावनी बात है। मडस्लाइड न तो वार्निंग देता है, न ही उसकी गति इंसानी रफ्तार से मेल खाती है। ये 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहता है, जो घर तोड़ने के लिए पर्याप्त है। कैलिफोर्निया के हिल स्लाइड होम्स अरबों में बिकते हैं। कांच की दीवारें, इन्फिनिटी पूल्स, कैनियन व्यूज़, सनसेट टेरेस, माउंटेन ब्रिज। लेकिन असलियत ये है, इन घरों की नींव उन्हीं ढलानों पर होती है जो साल में एक बार हिल जाती है। लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन कोड्स, आधुनिक टेक्नोलॉजी, इन सब ने नेचर के खतरे को मैनेजेबल बना दिया है। लेकिन नेचर मैनेज नहीं होती, वो सिर्फ साफ साफ कहती है, जहाँ मुझे रास्ता चाहिए मैं रास्ता बना लूँगी। आप चाहे उसे रोकने के लिए कंक्रीट का जंगल क्यों ना खड़ा कर दें। मडस्लाइड के बाद जो दृश्य मिलता है वह युद्ध क्षेत्र जैसा होता है। घर की छत कीचड़ में आधी दब चुकी, कार की खिड़कियों में मिट्टी भरी, सोफा तक बाहर बहा हुआ, बर्तन, खिलौने, फोटो फ्रेम सब मिल जाते हैं। पेड़ उल्टे होकर सड़कों के बीच खड़े, बिजली के खंभे मुड़े हुए, सब कुछ भूरे समुंदर जैसा लगता है। और फिर शुरू होती है क्लीन अप, एक लंबी, थकाऊ, अक्सर निरर्थक लगने वाली प्रक्रिया। ट्रक आते हैं, लोग फावड़े लेकर हटाने लगते हैं, कचरा उठाता है, दीवारें फिर बनाई जाती हैं, इंश्योरेंस के कागज भरते हैं, कंसल्ट्स आते हैं, इंजीनियर एस्टीमेट देते हैं, और पहाड़ चुपचाप देखता रहता है कि इंसान फिर वो घर बनाएगा उसी स्लोप पर जहाँ से खतरा फिर आएगा। ये हिस्सा किताब का सबसे दार्शनिक मोड़ है, क्योंकि यहाँ मुद्दा सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं, मुद्दा है एटीट्यूड। इंसान नेचर को चैलेंज करता है, लेकिन अपनी ही भूलों को दोहराता भी है। हर बार जब पहाड़ गिरता है, हम कहते हैं अगली बार हम रोक लेंगे। लेकिन पहाड़ कोई दुश्मन नहीं, वो तो सिर्फ ग्रेविटी का पालन करता है। उसका कोई ईगो नहीं, कोई गुस्सा नहीं। लेकिन हम उसे ईगो से समझने लगते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास पैसा है, हम घर को और मजबूत बना देंगे। असल सूत्र सरल है। पहाड़ याद रखता है कि वो कभी नदी था, और बरसात में वो अपने पुराने रास्ते खोज लेता है। घर सिर्फ नए हैं, पहाड़ तो बूढ़ा है। कैलिफोर्निया की मडस्लाइड कहानी एक बात बहुत साफ कहती है, हम प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी जगहें, अपने फैसले, अपनी उम्मीदें, अपनी एक्सपेक्टेशंस। दुनिया में कोई भी इंजीनियरिंग परमानेंट नहीं। हर बांध, हर दीवार, हर चैनल, इन सब की एक उम्र होती है। लेकिन नेचर की उम्र नहीं होती, वो हमेशा अपना हिसाब ले लेती है। इंसान ने मिसिसिपी को रोकने की कोशिश की, आइसलैंड में लावे को मोड़ने की कोशिश की, और कैलिफोर्निया में पहाड़ को थामने की कोशिश की। पर आखिर में प्रकृति ने हर जगह ये साबित किया, हम सिर्फ मेहमान हैं, घर हमेशा उसी का है।